प्रधानमंत्री से आप ये पूछते हैं कि वो आम कैसे खाते हैं, चूस कर खाते हैं या काट कर खाते हैं, और आप सवाल पूछते राहुल गांधी से कि भाई आपने ये क्या किया। राहुल गांधी को इस देश से प्रधानमंत्री नहीं चुना कांग्रेस ने। आप देखिए जिन एंकरों का बहिष्कार किया गया, ऐसे बहुत सारे मामले दिखेंगे जहाँ वो खुल के सरकार का समर्थन करते हैं। हमारी जिम्मेदारी ये नहीं कि हम सरकार का समर्थन करें, हमारी जिम्मेदारी ये है कि सरकार जो कहे उसको दिखा दे। पर्टिकुलर किसी का बहिष्कार करने से क्या फायदा, अगर बहिष्कार करना भी है तो जानने का करे ना। आपको भी पता है कि एंकर जो होते हैं वो कठपुतली होते हैं, पपेट्स होते हैं, जैसा उनका मालिक बोलता है वो वैसा नाचते हैं। तो एंकर का बहिष्कार इसलिए है क्योंकि एंकर सीरीज बहुत है, अरुण पुरी को लोग नहीं जानते। लोग समझते हैं कि सुधीर चौधरी फेक है, तो सुधीर चौधरी सब कुछ है। और अगर ऐसा मैसेज जा रहा है उनके चैनल में हो रहा है, तो ये काम शायद चैनल के मालिक बहुत पहले कर सकते थे कि आप रोक दीजिए, ऐसा मत होइए, लेकिन चैनल के मालिकों ने नहीं लिया। तो वो अंतर मिट गया है कि ये बीजेपी के प्रवक्ता है या एंकर है। तो दिक्कत वहाँ है। आप देखिए बहुत सारे जो डिबेट शो होते हैं उसमें ऐसा लगता है कि बीजेपी के प्रवक्ता जो चैनल का एंकर है वही बोलता है और बीजेपी के प्रवक्ता शांत रहता है। आप रोज ये बताएंगे कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, आप अपने घर में आटा महंगा है, आप उसकी बात नहीं करेंगे तो आपसे लोग कनेक्ट नहीं होंगे। हिंदू मुस्लिम जो भड़का रहे हैं आप, वो भी एक सैचुरेशन पॉइंट पे खत्म हो जाएगा और लोग करेंगे अपनी बात की भाई बेरोजगारी है। प्रधानमंत्री ने 10 साल में 10 साल अब होने को है, एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है क्या? ये किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए सही बात है। हालांकि मैं जिन 14 लोगों का नाम आया है इनको और रिवॉर्ड मुझे ऐसा लगता है कि इनको और रिवॉर्ड मिलेगा और मीडिया के डिवीजन और बहुत क्लियरली साफ होगा। अब ये सारा ओनर जो मुझे लगता है वो पब्लिक पे है कि आप किसे अपना मीडिया मानते हैं, जो आपका सवाल उठाता है या जो आपको आप अपने सवाल छोड़कर दूसरे जगह की बात आपको बताना चाहता है। नमस्कार, मैं आदर्श सिद्दीकी पूछ इंडिया में आप सभी का स्वागत है। देखिए बीते मंगलवार को 14 एंकरों का इंडिया गठबंधन की ओर से लिस्ट जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि इन एंकरों का बहिष्कार किया गया है हमारे द्वारा और इनके डिबेट में हमारे तरफ से कोई भी प्रवक्ता नहीं जाएंगे। जब से ये लिस्ट जारी हुई है देश में बहस छिड़ गई है कि आखिर ये मीडिया की आजादी पर प्रहार कोई बता रहे हैं, तो इसे कुछ लोग सही कदम बता रहे हैं। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ स्वतंत्र पत्रकार रोहिन कुमार मौजूद है, आप इन्हें लेखक के रूप में भी जानते हैं। सबसे पहले तो स्वागत है। कैसे देखते हैं इस कदम को, इंडिया गठबंधन की ओर से जो 14 एंकरों का बहिष्कार किया जा रहा है, इससे लोग मीडिया की आजादी पर प्रहार बता रहे हैं? 2-3 छोटी चीज़ें हैं, इसको देखने के पहले जो हमें गौर करनी चाहिए। पहली ये कि इंडिया गठबंधन ऑपोजिशन है और लोकतंत्र में ऑपोजिशन की आवाज़ बहुत इम्पोर्टेंट है और किसी भी मीडिया का ये दायित्व है कि वो ऐसी खबरें दिखाए और ऐसी सूचनाएं लोगों तक पहुंचाए जो सरकार छिपाना चाहती है। वो काम ऑपोजिशन करती है और मीडिया का काम है कि उनके तथ्यों पे ऑपोजिशन के आरोप को तौले। इसी काम के लिए मीडिया का बेसिक फाउंडेशन है वो ये है। लेकिन जिन एंकरों की लिस्ट गठबंधन ने जारी की है, बहुत उकसाकर इन एंकरों का नाम उन्होंने बोला है, क्योंकि ये जो एंकर है इन्होंने खुलेआम सरकार की ओर से प्रोपेगेंडा किया है, सरकार का समर्थन किया है, इन्होंने एक भी जनता की आवाज़ नहीं उठाई है। तो आज हम प्रोपेगेंडा के इस दौर में चल रहे हैं जहाँ पे हमें ये लगता है कि जो टीवी पे लोग आ रहे हैं, जो टीवी पे चीज़ें बता रहे हैं, उसमें सरकार से कोई सवाल नहीं है। सरकार से आप कुछ भी नहीं पूछ रहे। हमारे देश में महंगाई है, हमारे देश में गरीबी है, इस वक्त हिंदू मुसलमान कॉमनल दंगे चल रहे हैं, इस पर एक सवाल नहीं। लेकिन आप अगर इनकी कवरेज को देखेंगे, और मैं क्योंकि इन पे कई शोध कर चुका हूँ और बहुत कुछ लिखा है मीडिया के आज़ादी पे, तो मुझे ये लगता है कि ये जो कदम उठाया गया है ये एक क्लैरियन कॉल है बाकी पत्रकारों के लिए कि आपका जो काम है आप कृपया वो कीजिए। बीजेपी को भी ऐसा लग रहा है कि मीडिया पे प्रहार है और ये बड़ी शॉकिंग सी बात है। अगर बीजेपी को भी लग रहा है कि मीडिया पे प्रहार है तो सच में उनको सोचना चाहिए। हमारे देश में हमारे बहुत सीनियर जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी की हत्या हुई, उन्हें अफगानिस्तान में जब वो रिपोर्टिंग कर रहे थे वहाँ उनकी डेथ हो गई। उस वक्त भी हमारे सरकार की तरफ से किसी ने एक शब्द नहीं बोला। उन्हें जेल हो रहा है, उन्हें डराया जा रहा है, उन्हें धमकाया जा रहा है, पत्रकारों का बहिष्कार कर रही है रूलिंग पार्टी क्योंकि वो सवाल पूछ रहे हैं। रवीश कुमार जैसे पत्रकार जिनको रेमन मैगसेसे अवार्ड मिला, सरकार की तरफ से एक बधाई नहीं मिली उनको। तो ये सारी चीजें बताती हैं कि सरकार कुछ पॉकेट्स, ये जो
जर्नलिस्ट हैं, ये बेसिकली उनके पपेट्स हैं। इन पपेट्स के थ्रू प्रोपेगेंडा चलाना चाहते हैं। और जब आज इनका बहिष्कार हुआ है तो आज इनको मीडिया की आज़ादी पर खतरा दिख रहा है। देखिए, मीडिया की आज़ादी पर खतरा तब होता है जब आप किसी को बोलने से रोकते हैं, जब आप उसको क्रिटिक करने से रोकते हैं, लेकिन वैमनस्य फैलाने के लिए आपको वो आज़ादी नहीं दी जा सकती है। ये हम सबको ये राइट है कि हम फैक्ट्स बताएं, लेकिन हम दंगे न कराएं, हम मर्डर का साथ न दें, हम हत्या का साथ न दें, हम अपनी तरफ से साजिश न करें। आप देखिए, जिन एंकरों का बहिष्कार किया गया, ऐसे बहुत सारे मामले दिखेंगे जहां वो खुल के सरकार का समर्थन करते हैं। हमारी जिम्मेदारी ये नहीं कि हम सरकार का समर्थन करें, हमारी जिम्मेदारी ये है कि सरकार जो कह रही है उसको दिखा दें, ठीक है। और सरकार के पास अपनी बात कहने के लिए, विज्ञापन के लिए बहुत सारा पैसा है, तो हम पत्रकारों को वो दिखाने की जरूरत नहीं, हमें वो दिखाना जो सरकार छिपाना चाहती है। और लोगों को भी हमसे यही उम्मीद करनी चाहिए, और इस उम्मीद पे लोग खड़े नहीं उतरे हैं। और इंडिया गठबंधन ने भी ये फैसला बहुत सोच समझ के और बहुत लेट लिया है। अभी जरूरत ये है कि जो भी ऐसे चैनल हैं, जो भी ऐसे संस्थान हैं जो दंगा फैला रहे हैं, जो वैमनस्य फैला रहे हैं, जो हिंदू मुस्लिम राइट्स फैला रहे हैं, उनके विज्ञापन बंद किए जाए, ताकि उनको ये पता चले कि हम हेट को फंड नहीं कर सकते। मेरा अगला सवाल भी यही था रोहिन, कि अगर पर्टिकुलर किसी का बहिष्कार करने से क्या फायदा, अगर बहिष्कार करना भी है तो चैनलों का करे ना। आपको भी पता है कि एंकर जो होते हैं वो कठपुतली होते हैं, पपेट्स होते हैं, जैसा उनका मालिक बोलता है वो वैसा नाचते हैं। तो कहाँ तक उचित है कि किसी पर्टिकुलर इंसान को या पर्सनली बहिष्कार करना, चैनल का बहिष्कार क्यों नहीं कर पा रहे हैं? मेरे ख्याल में ये पहला कदम है, और मैं इंडिया गठबंधन का कोई पक्ष नहीं ले रहा हूँ, लेकिन अब देखिए कि ये जो चैनल्स है या जो बड़े संस्थान हैं, ये बेसिकली बिजनेस हाउसेज हैं। ये मीडिया इनका बहुत सब्सिडरी बिजनेस है, अदरवाइज ये स्टील में है, ये कोल में है, ये अलग अलग इनका प्राइमरी बिजनेस कहीं और है, और इन्होंने मीडिया में अपना शेयर लगाया है। इस वक्त ज़रूरत ये है कि जो ये मीडिया संस्थान के ओनर्स हैं, चाहे इंडिया टुडे के अरुण पुरी हों, चाहे जी न्यूज़ के सुभाष अशरफ हो, या बाकी लोग जो उनकी भी मीडिया है, वो लोग इस बात पे चिंतन करें कि आज अगर उनके एंकर्स का, और एंकर्स का बहिष्कार इसलिए हुआ है क्योंकि एंकर सीरीज बहुत है। अरुण पुरी को लोग नहीं जानते, लोग समझते हैं कि सुधीर चौधरी फेस है तो सुधीर चौधरी सब कुछ है। और अगर ऐसा मैसेज जा रहा है और उनके चैनल में हो रहा है, तो ये काम शायद चैनल के मालिक बहुत पहले कर सकते थे कि आप रोक दीजिए, ऐसा मत होने दीजिए, लेकिन चैनल के मालिकों ने नहीं लिया। वो हर जगह से विज्ञापन ले रहे हैं, लेकिन प्रोपेगेंडा कहीं और कर रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल में एंकरों पे प्रहार होने का एक असर ये भी है कि चैनलों को जो ये मैसेज जा रहा है बहुत क्लियर, कि अगर आप ऐसा करेंगे और आप सिर्फ बीजेपी की खबर चलाएंगे, और सिर्फ बीजेपी, अब खबर चलाने की बात नहीं है, बीजेपी की तरफ से ऐसा अब आप वो अंतर मिट गया है कि ये बीजेपी के प्रवक्ता हैं या एंकर है। तो दिक्कत वहाँ है। आप देखिए, बहुत सारे जो डिबेट शोज होते हैं उसमें ऐसा लगता है कि बीजेपी के प्रवक्ता जो चैनल का एंकर है उसको वही बोलता है और बीजेपी के प्रवक्ता शांत रहता है। तो ये एक आइडियल सिचुएशन नहीं है डेमोक्रेसी में। और जिस तरीके से प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में हम नीचे गिरते जा रहे हैं, आज जरूरत है कि चैनल अपने आप में आत्मचिंतन करें। ये जो बड़े बड़े मीडिया हाउसेज हैं, ये आसपास आपस में चिंतन करें कि हम कहाँ गिर गए और हमें उसकी साफ पकड़ बढ़ाना। आज देखिए, सबसे ज्यादा लोग यूट्यूब क्यों देख रहे हैं? आज टीवी से वो जो टीआरपी का गेम है, जो बहुत फर्जी गेम है, आज लोग यूट्यूब की तरफ जा रहे हैं, लोग अलग अलग सोर्सेज की तरफ जा रहे हैं। उधर वो अपना फोकस करें कि हमें सच्ची खबरें कहाँ मिलेंगी, अपनी खबरें कहाँ मिलेंगी। लोग उनसे त्रस्त हो गए हैं। आप रोज गद्दाफी को मारेंगे, आप रोज ये बताएंगे कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, आप अपने घर में आटा महंगा है, आप उसकी बात नहीं करेंगे, तो आपसे लोग कनेक्ट नहीं होंगे। हिंदू मुस्लिम जो भड़का रहे हैं आप, वो भी एक सैचुरेशन पॉइंट पे आके खत्म हो जाएगा और लोग करेंगे अपनी बात की भाई बेरोजगारी है, आज भी इकोनॉमी इतनी बड़ा है। आप हम जिस होटल में बैठ के काम कर रहे हैं, यहाँ जो लोग काम करते हैं उनको कितने पैसे मिलते हैं, इसके लिए कोई कानून क्यों नहीं है? उबर ओला टैक्सी चल रही है, उसके लोगों को कितने पैसे मिलते हैं? तो आज हम एक अलग गुलामी के दौर में जी रहे हैं और उसके लिए हमें कानून चाहिए। जो अगर इकोनॉमी चेंज होगी तो सरकार को उस पर सोचना पड़ेगा। आप ऐसे नहीं कर सकते कि आपका पाकिस्तान दिखाते रहेंगे, पाकिस्तान नहीं हो गया, अफगानिस्तान नहीं हो गया। तो सवाल ये है कि जो बहिष्कार हुआ है, चैनलों का बहुत बड़ा रोल है, लेकिन एंकर अगर टारगेटेड है तो इसका मतलब है कि गठबंधन अभी अरुण पुरी तक नहीं पहुंचा, लेकिन शायद वो वहां भी पहुंच जाएगा अगर ये चलता है। अगला सवाल मेरा ये है कि जिन एंकरों का बहिष्कार किया गया, उनकी तरफ से ट्वीट करके ये कहा गया कि हमारे सवालों से डर गए। विपक्ष से सवाल कर रहे थे वो, लेकिन विपक्ष को बर्दाश्त नहीं हुआ। तो उनका एक इतिहास रहा होगा, आप तो बेहतर जानते चीजों को देखें, कितना सवाल, फिर ये सवाल उठा कि सवाल तो आपको सत्ता से करना चाहिए था, विपक्ष कैसे डर गया? कैसे देखते इसको? वो कह रहे कि डर, ये डर है सवालों से भागने का। प्रधानमंत्री से आप ये पूछते हैं कि वो आम कैसे खाते हैं, चूस कर खाते हैं या काट कर खाते हैं?
और आप सवाल पूछते राहुल गांधी से कि भाई आपने ये क्या किया। राहुल गांधी को इस देश में प्रधानमंत्री नहीं चुना, कांग्रेस ने इतनी फेलियर्स की इसलिए उनको 40 सीट मिला है। आपसे इतनी उम्मीदें थी इसीलिए आपको 300 प्लस सीटें मिली हैं। तो सवाल कहाँ पूछना चाहिए? सवाल आप पावरफुल से करेंगे या आप कमजोर से करेंगे? कमजोर से तो कोई भी करेगा ना। सवाल आप बड़े लोगों से करेंगे ना, जिनके पास सत्ता है, जिनके पास पावर है। आप कमजोर से थोड़ी सवाल करेंगे। राहुल गांधी से आप सवाल करके कौन सा हल करवाएंगे? नंबर किसके पास है पार्लियामेंट में? तो जो लोग आप छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री सवाल करेंगे ना, आप कर रहे हैं। आप जहां पे भी कांग्रेस की सरकार है वहां सवाल कर रहे हैं, वो करना भी चाहिए आपको। लेकिन प्रधानमंत्री सवाल कब करेंगे? प्रधानमंत्री ने 10 साल अब होने को है, एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है क्या? ये किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए सही बात है? हालांकि मैं ये भी कहूंगा कि कांग्रेस बहुत दूध की धूली नहीं है। मनमोहन सिंह ने भी बहुत प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं किया, बस वो बैठे हैं और 2-4 सवाल लेके और वो चले गए। हमारे यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कल्चर नहीं है। लेकिन क्योंकि हमने इतना बड़ा मैंडेट दिया, लोगों को लगा कि नरेंद्र मोदी से बहुत उम्मीदें हैं, तो उनके सवाल के जवाब कौन देगा? उनको देने पड़ेंगे ना सवाल के जवाब। आप मीडिया से बात ही नहीं करते, आप सिर्फ आप अपनी बात जो कहना चाहते हो मन की बात मैं कह देते। आपसे हम कब सवाल पूछ पाएंगे? वो जो पैटर्न खत्म करेंगे तो विपक्ष से सवाल तो हम पावर में पूछ लेंगे ना। विपक्ष की बात हमको उठानी है इस वक्त। विपक्ष अगर कुछ कह रहा है, अगर वो कुछ बुरा कह रहा है, अगर उसके बातों में फैक्ट्स नहीं है तब तो एक बात है। लेकिन अगर विपक्ष कोई चीज पूछ रहा है, इस वक्त अडानी और मोदी सरकार के रिश्ते को लेकर जितने सारे खुलासे हुए हैं उसमें विपक्ष का रोल ये है कि वो उन चीजों को सप्लाई करता है। आप देखिए, मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके 2012 और 13 का भारत देखिए, जब अरविंद केजरीवाल एक सामाजिक कार्यकर्ता थे, अन्ना हजारे का आंदोलन चल रहा था और भाजपा विपक्ष में थी। भाजपा अरविंद केजरीवाल को बहुत सारे डॉक्यूमेंट देती थी, शीला दीक्षित के बारे में, मनमोहन सिंह के सरकार के बारे में, कोलगेट घोटाले के बारे में, और ये सारा मीडिया दिखाता था, मीडिया सवाल करता था। आज के दिन में वो नहीं है। आज हमारे पास अडानी और मोदी सरकार के रिश्ते के बहुत सारे सबूत हैं, साक्ष्य हैं, इसमें डिबेट होनी चाहिए। आज इस पे मीडिया सवाल ही नहीं करता। तो ये जो मीडिया का पतन पिछले 10 साल का भी है, ये अपने आप में बहुत चिंतनीय है और इस पे बात होनी चाहिए, न कि विपक्ष सवालों से डर गया, ये बात होनी चाहिए। एक फॉल्स इक्विवेलेंस बनाने की जो कोशिश है उससे हमें बचना चाहिए। क्या देखते हैं आने वाले दिनों में कितना सुधार हो पाएगा मीडिया का? इससे कोई फर्क पड़ेगा? मुझे बहुत उम्मीद नहीं है कि इससे बहुत फर्क पड़ेगा और मुझे उल्टा ये लगता है कि ये बहुत गलत प्रेसिडेंट सेट ना कर दे। भले ऑपोजिशन ने ये सोचा कि इनका बहिष्कार करने का एक मैसेज जाएगा, लेकिन जिस दौर में हम जी रहे हैं, शायद ये 14-15 एंकर जिनके नाम आए हैं, ये शायद सरकार के और करीबी जाएंगे और ये सरकार से और बेनिफिट ये लेंगे कि हमने आपके लिए इतना किया और आज हम ये भुगत रहे हैं। ठीक है, तो इसको अलग तरीके से ट्विस्ट कर दिया जाएगा। जिस तरीके से भाजपा को ये लग रहा है कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पर हमला है। मैंने देखा कि बीजेपी ने कई प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उनके मुख्यमंत्रियों ने अलग अलग जगह से ट्वीट किया कि मीडिया पर प्रहार है। लेकिन दरअसल मसला ये है कि जिन 14 लोगों का नाम आया है इनको और रिवॉर्ड मिलेगा। मुझे ऐसा लगता है कि इनको और रिवॉर्ड मिलेगा और मीडिया के डिवीजन और बहुत क्लियरली साफ होगा। अब ये सारा ओनर जो मुझे लगता है वो पब्लिक पे है कि आप किसे अपना मीडिया मानते हैं, जो आपका सवाल उठाता है या जो आपको आप अपने सवाल छोड़कर दूसरे जगह की बात आपको बताना चाहता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपको अफगानिस्तान में क्या हो रहा है ये नहीं मालूम होना चाहिए, लेकिन फैक्ट मालूम होने चाहिए। आप ऐसी 4 यूट्यूब के ग्राफिक्स दिखा के आप नहीं बता सकते कि अफगानिस्तान में ये चल रहा है या पाकिस्तान में ये चल रहा है। आप हमें ये बताइए कि इस देश में बेरोजगारी क्यों है, सरकार नौकरियां क्यों नहीं दे पा रही है, इस देश में महंगाई क्यों है, पेट्रोल के दाम इतने क्यों है। पहले पेट्रोल का बहुत सीधा हिसाब होता था कि अगर पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे तो माल ढुलाई का भाड़ा बढ़ेगा और माल ढुलाई का भाड़ा बढ़ेगा तो चीजें महंगी हो जाएंगी। लेकिन आज इस छोटे से इकोनॉमिक्स पे कोई बात नहीं करता। तो ये जो हमारे फंडामेंटल्स हिल गए हैं इसको ठीक करने की बहुत जरूरत है। शुक्रिया रोहिन। तो ये रोहिन कुमार थे, आपने पूरी बातचीत सुनी है। ये बातचीत कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। नमस्कार।